तो आज की क्लास शुरू करते हैं जी। हिस्ट्री का काम एक या दो क्लासेस में खत्म करते हैं। सर एक बार रीजॉइन कर लूं, थोड़ा ब्लर हो हाँ रही है हाँ स्क्रीन। हाँ, ठीक है बच्चे। दीपांशु ठीक है स्क्रीन वगैरह आपके लिए सामने यस। मुझे तो यहाँ ठीक नजर आ रहा है सब। यस सर, सही। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम सुपा की बात कर रहे थे। दीपांशु बताओगे, वो कोई डायलॉग मैंने याद कराने की कोशिश करी थी, अगर हो गया हो तो। ओम। किसी को याद हुआ है? सुरभि? नो सर। अरे, क्या सर इंटरेस्टिंग, क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं बच्चों। और मैंने कहा था ये किस धर्म का है, ये इमैटीरियल है। ये हर धर्म में मजहब ने जो मास्टर्स ने जो चीज़ें लिखी है ना, उनमें एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन होती है। साइंटिफिक बात बता रहा हूँ मैं, जो आज हमारे अमेरिका और ब्रिटेन के साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि वो जो वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन से हमारा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट तो बहुत दूर की बात है। पीनियल ग्लैंड समझते हो सुरभि? साइंस, पीनियल ग्लैंड। अरे ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ। यस सर, ब्रेन में होता है। हाँ, ब्रेन में जहां से आप सोचते हो ना, आपकी इंटेलिजेंस, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी, साइंस की भाषा में बोल देता हूँ, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी। जो आपकी बुद्धि का स्तर है कितना है, वो कहाँ से आ रहा है, उसे बोलते हैं, उस कंपोनेंट को, फिजिकल कंपोनेंट जो आपकी बॉडी में है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड को हमारे धर्मों में, किताबों में, पुस्तकों में लिखा है तीसरी आंख। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? आसिफ, ये समझ में तो आता होगा ना, तीसरी आंख आंख बोले तो। हाँ भैया, शिव जी की हाँ हाँ, तीसरी। ऐसा मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज है। ऐसे शिवजी जैसी शक्ल का कोई आदमी नहीं है, ये सब एनर्जी है, ये सब सिंबल्स बना रखे हैं। तो ये तीसरी आंख का मतलब आपकी जो ह्यूमन बॉडी में जहां पर वो आंख बनाई जाती है तीसरी, एग्जैक्ट उस पॉइंट को, वहां पर अगर एक सीख डाली जाए आपके ब्रेन में, तो जो आपके ब्रेन का सेंटर पार्ट है, मस्तिष्क तक, मस्तिष्क का, उसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। अनन्या, बात समझ में आ रही है? पीनियल ग्लैंड, यस सर। सीट ऑफ इंटेलिजेंसी, ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है बच्चों। इस तरह के जो भी हम शब्दों को उपयोग करते हैं, और ये जितना एक्टिव होगा उतना इंटेलिजेंसी पावर, मेमोरी और बहुत कुछ बढ़ता है जी, एफिशिएंसी टू डू द वर्क। तो वापस डायलॉग नहीं बोला आपने किसी ने। दीपांशु, ओम मणि, अरे कुछ तो अच्छे वाला याद कर लो बच्चों, इस बात को बिना ध्यान रखते हुए कि कौन सा धर्म है क्या है। तो एक बार फिर से बोलना, ओम मणि। ओम मणि पद्मे हुम, पाली लैंग्वेज में है ये। नहीं पता चला किसी को क्या बोला है? अरे पिछली क्लास में भी तो बोला था। ओम मणि पद्मे हूँ। हाँ, बढ़िया। तो वापस चलते हैं जी। कभी भी जाओ आप पहाड़ों पर जहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल्स हों, तो भैया वहाँ ये मंत्र लिखे हुए होते हैं, फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट। तो महायान, हीनायान, वज्रयान पढ़ लिया था। आगे चलते हैं जी, 31st क्वेश्चन पर आ गए। मैच द फॉलोइंग। अरे अनन्या से क्वेश्चन है, मोनोथिज्म का मतलब बताओ बच्चे। मोनोथिज्म क्या होता है? सर कि सिर्फ एक ही गॉड है, इसमें हाँ विश्वास रखना। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। भैया जो इस्लाम धर्म है वो एक खुदा की बात करता है। जो भी मास्टर्स आए वो बस खुदा की बात करते हैं, जबकि अलग अलग फिलोसफीज रही हैं। हिंदुइज्म की बात करें तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मोनोथिज्म का मतलब एक ही पावर की बात हो रही है। नाम कुछ भी बोलो आप उसे। तो इस्लाम सामने नजर आ गया जी, मोनोथिज्म। बोलो जी हिंदुइज्म। हिंदुइज्म डिविनिटी। बढ़िया, डिविनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जैनिज्म, जैनिज्म एट फोल्ड बात। एट फोल्ड पाथ। और बुद्धिज्म में थ्री फोल्ड पाथ, याद है आपको? मैंने याद कराया था। बुद्धम, बुद्धम शरणम गच्छामि। संगम बुद्धम शरणम गच्छामि। गच्छामि। अ, संगम शरणम गच्छामि से वाले एक और होता सर। अनन्या याद है क्या? धर्मम धर्मम शरणम गच्छामि। हाँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, और आखिरी क्या था? संघम शरणम गच्छामि। बढ़िया, थ्री फोल्ड पाथ। आगे चलते हैं जी। बुद्धिस्ट काउंसिल। अरे काउंसिल बनाने का मैंने बताया था, लॉर्ड बुद्धा के जाने के बाद काउंसिल, पहली काउंसिल जो बनी उसके हेड कौन थे? अरे जल्दी बताना जरा। महाकाश्यप। महाकाश्यप, महाकाश्यप। तो वो जो भी हेड बन रहे हैं वो समय के अनुसार
जो भी जरूरत पड़ रही है तो रूल्स एंड रेगुलेशन को बदला जा रहा है ताकि एक डिसिप्लिन के साथ उस रिलीजन को चलाया जा सके। तो बताओ यहाँ क्या आंसर है हिना? सर बी। बढ़िया, कंपाइल द बुद्धिस्ट। अरे कैनॉन बोले तो अनन्या, कैनॉन नियम, नियम लॉ, जो कंपाइल द बुद्धिस्ट कैनॉन एंड सेटिंग द डिस्प्यूट्स। समय के साथ साथ नीड्स, अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बात बताई थी, लिखा गया, एक्सेप्ट हो गया 26 जनवरी 1950, वहां 51 में ही एक साल बाद ही उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ रही है और अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। तो समय के साथ साथ लोगों की नीड्स रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं, तो चीज़ों को बदलना जरूरी होता है। तो यहाँ पर काउंसिल्स बनाई जा रही हैं एक के बाद एक, और फिर उनके हेड क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम को चलाने के लिए जो भी समय के अनुसार रिक्वायरमेंट आ रही है उसको चेंज कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी, आंसर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन गॉट स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया? सबको मालूम है बच्चों, अशोका ने फैलाया बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, कई मुल्कों में फैलाया। अरे ये टाइपिंग मिस्टेक है, द लास्ट ऑफ, ऐसा आपने पढ़ा है जैनिज्म में। अरे कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। 24th। तो वो 24th तीर्थंकर का नाम, अरे रीबर्थ की बात एक्सेप्ट की जा रही है यहाँ पर जैनिज्म में। 24th में मैंने कहा था, पहला और आखिरी वाली बात याद कर लेना, पहले ऋषभ देव जी और आखिरी 24th बता दो जी यहाँ। महावीरा। महावीरा। आगे चलते हैं जी। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गिव्स स्ट्रेस ऑन, दीपांशु? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस। बढ़िया बात, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब कौन बताएगा? दीपांशु बताएगा। अहिंसा, सिर्फ हिंदी में लड़ाई से नहीं रिलेटेड होता, किसी से लड़ाई से रिलेट नहीं होता, बस किसी को गुस्सा करने का देखना भी नॉन वायलेंस हाँ होता है। हाँ हाँ, ये बढ़िया बोला है भैया। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि किसी को मारने पीटने का काम ही क्या है, हिंसा नहीं। अगर किसी को आप किसी के बारे में विचार भी गलत कर रहे हैं कि भैया उसको मैं मार दूं और उसके बारे में फीलिंग्स, आपके पास नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, हिंसा। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गिव स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस। बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। हु रोट द, हाँ बोलो। तो सेल्फ मोटिफिकेशन भी तो था, मतलब सेल्फ मोटिफिकेशन के लिए भी तो बोलते थे। है, लेकिन पता है क्या है, यहाँ हमें मोस्ट सूटेबल पर जाना है। अब वो दो वाली ऑप्शन आ नहीं रही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सी भी है, बट दो वाली ऑप्शन है नहीं, तो पहले वाले को टिक करना पड़ेगा। ओके सर। हमें कभी कभी आंसर ना एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, और या एक से ज्यादा ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, तो एमसीक्यू है ना, तो मोस्ट सूटेबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चलना पड़ेगा। भाई कल्प सूत्रा, हिना बताएगी कल्प सूत्र। दीपांशु? सर पूरी क्लास सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ए और बी में भद्र भद्र है ना, उन दोनों में से कोई एक है, बस इतना पता है। कल्प सूत्र इज ए बुक रिफ्लेक्ट द जैनिज्म, जैनिज्म की पुस्तक है बच्चों, कल्प सूत्र। इसमें नियम लिखे हुए हैं, जो भी फॉलो, अरे लॉर्ड महावीरा के जाने के बाद जो भी फॉलोअर्स हैं, जैसे बुद्धिज्म में हुआ और ये बाकी धर्मों में हुआ, तो जो फॉलोअर्स हैं वो किस तरह से सिस्टम को चलाएंगे, धर्म बन चुका है, धर्म बन चुका है, तो वो किस तरह से चलाएंगे उसके लिए नियम लिखे जा रहे हैं, नियम लिखे जा रहे हैं। पुस्तक का नाम कल्प सूत्रा, जैनिज्म की, वो पूछेगा किस धर्म से रिलेटेड है पुस्तक। अच्छा एक बात और याद आ रही है, मैंने बताया था जैनिज्म की पुस्तकों की लैंग्वेज क्या थी, अरे कॉमन बात थी, लैंग्वेज बता दो मुझे। प्राकृत। और ऐसे ही बुद्धिज्म की पुस्तकों की लैंग्वेज क्या थी बच्चों? पाली लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। तो कल्प सूत्र किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है। रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, रिटन बाय भद्रबाहु, रिटन बाय भद्रबाहु। आगे चलेंगे बच्चों। सर तो स्थूलभद्र भी कोई राइटर है क्या किसी बुक के? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। गोपाला की बात करें तो वो राजा है, तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल हैपनिंग से रिलेटेड है सब नाम। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा, अब अहिंसा हिंदी का शब्द है, नॉन वायलेंस की बात हो रही है। अच्छा इंग्लिश में भी लिख दिया है साथ में, नॉन वायलेंस इज प्रैक्टिस इन जैनिज्म। अब ना आंसर ना, अब देखो आंसर इतने सारे। बुद्धिज्म। अनन्या आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सर जैनिज्म उनकी तो डॉक्ट्रिन है ना, हाँ, अहिंसा हाँ, की। ये अब यहाँ ज्यादा सुटेबल, यहाँ ज्यादा सुटेबल जैनिज्म है ज्यादा। देखो बुद्धिज्म भी नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, लेकिन जैनिज्म का जो सिद्धांत है वो
किस पर बेस्ड है? नॉन वायलेंस पर। और वहाँ नॉन वायलेंस को बहुत डीप अभी अभी डिस्कस करा था कि अगर किसी के प्रति आपकी फीलिंग्स बैड हैं तो ये भी अपने आप में एक हिंसा है, सिर्फ सोचने मात्र से ही। इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच? अरे सबने याद करा है बुद्धा की जो लैंग्वेज क्या थी उस जमाने में? अरे बोलो, अभी अभी डिस्कस पाली। पाली। और जैनिज्म प्राकृत। अरे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सबको मालूम होगा, बचपन में पढ़ा होगा। डी से नाम, देवनागरी। देवनागरी। बढ़िया जी। ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा, अब ये पुस्तक का नाम है। बच्चों मैंने आपको बचपन में बता दिया था, जो बुद्धिज्म की पुस्तकें हैं उन्हें क्या बोला जाता है? त्रिपिताका। त्रिपिताका तीन प्रकार की पुस्तकें हैं। नाम बताएगा कोई बच्चा? याद कराया था मैंने। विनय पिताका, सुता पिताका, अभिधम्म पिताका। क्या बढ़िया बात है। अभिधम्म पिताका, सुता पिताका, विनय पिताका, ये 3 पुस्तकें हैं त्रिपिटका बोले तो बुद्धिज्म की पुस्तकें, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओरिजिनल टीचिंग्स सब चल रहा है। अब जैनिज्म की बात कर लेते हैं। कौन बताएगा? हिना बताना चाह रही थी। ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा। सर इसमें ये तो पिताकास तो नहीं थी ना, डॉक्ट्रिन्स थी। हाँ 5। हाँ, पिताका की बात ही नहीं हो रही है। जैनिज्म की पुस्तक है जिसमें ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीरा कौन सी बुक में लिखी हुई है? 14 पूर्वास। 14 पूर्वास। बच्चों ये बची हुई तीनों किताबें ना जैनिज्म की हैं, जातकास, 14 पूर्वास और 12 अंगास, जिसमें ओरिजिनल टीचिंग्स किस पुस्तक में लिखी है? 14 पूर्वास। द फर्स्ट मोनार्च ऑफ मगध किंगडम, ये सबने याद करा है। अरे मगध एम्पायर में 6th सेंचुरी बीसी पहला राजा, कोई बच्चा बोलेगा? सबने याद करा है? बिंबिसार। बढ़िया। डायनेस्टी का नाम बता दो। हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी, पहला राजा बिंबिसार। इसके बच्चे का नाम क्या था बच्चों? याद करा हुआ आपने? अजात शत्रु। अजात शत्रु। पोरस। अरे पोरस को अलेक्जेंडर ने हराया था। रिवर का नाम मैंने झेलम, आज के जमाने में झेलम, उस जमाने में क्या बोलते थे? हाइदस पास। हाइदस पास, झेलम रिवर, जहां पर अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था। इन अर्ली एंशिएंट इंडिया द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। कोई और भी बोलेगा? पाटलिपुत्र है। हाँ बिल्कुल बढ़िया। तक्षशिला के बारे में बताओगे? सुना है कुछ तक्षशिला? यस सर, सब नॉलेज का हब था वो उस टाइम हाँ, पे। उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला में। Who among the following considered the first national ruler of India? चक्रवर्ती बोला गया था। मौर्यन डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त बिल्कुल मौर्य। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी फर्स्ट रूलर। और फेमस पुस्तक लिखी गई उस टाइम पर पॉलिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, पॉलिसीज को लेकर। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य। इन विच सेंचुरी अशोका रीन? बताओ जी, कौन सी सेंचुरी में? अरे बीसी घटते जा रहे हैं, बोला नहीं। 3rd सेंचुरी बीसी। बीसी की फुल फॉर्म बोलना दीपांशु। बिफोर क्राइस्ट। स्टोन एज पीपल, सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ, बोलो जी। शीप। शीप। नोमैड मैन। अरे पुराने जमाने में इंसान को क्या कहते थे? मैंने बचपन में याद कराया था एच से। होमोसेपियन स्टार्टेड सेटलिंग इन, उससे पहले भटकते रहते थे। मीजोलिथिक एज से खेल शुरू हुआ था, बट कुछ हिस्टोरिकल बुक्स में नियोलिथिक एज की भी बात हो रही है। मेसोलिथिक एज ही टिक होगा बच्चों। मिडल स्टोन एज, अरे याद है? मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज एंड नियोलिथिक एज बोले तो न्यू स्टोन एज। हाँ जी। सो स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया है। ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज इन इंडिया द ओनली मेटल, याद कर चुके हो बच्चों? मेटल, सबसे पहला मेटल कॉपर। भैया गॉड, मैंने पीछे बात करी थी, पशुपति। यस, गॉड विथ 3 हेड, हॉर्न, सराउंडिंग बाय एनिमल्स रिप्रेजेंटिंग ऑन ए सील फ्रॉम मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम था? पशुपति। भैया ये वरुणा कौन थे? वरुण देवता। अरे जो ये बारिश वारिश आती है ना, तो उसके लिए उस
एक्चुअली में शक्लें वकलें बहुत बाद में बनी है। तो जो भी इंसानों को उस जमाने में लगा कि प्रकृति से ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, तो उनके नाम रख दिए। तो बारिश लाने वाले, जिससे पूरी वेजिटेशन चलेगा, हमारी सारी हवा के वनस्पति। देवता थे हनुमान जी के फादर। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो अब ये किताबों में लिखा है कि इनके बेटे का नाम क्या था, क्या था? हनुमान। हनुमान जी। तो एक्चुअली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये नहीं कह सकते कुछ। तो वरुण, भैया हाँ हनुमान तो पवन पुत्र हनुमान होता है तो ना। हाँ पवन पुत्र हनुमान होता है। तो ये वो हवा जो थंडर ला रहे हैं, बारिश ला रहे हैं, तो उस सबको ये वरुण देवता बोलते थे उस जमाने में, उस जमाने के लोग। अच्छा हाँ जी, पीछे बात सर करी थी। बी पार्ट इसका अरे डी पार्ट है पशुपति। ठीक है बच्चे, पुनीत। 49 का बोला है। अच्छा 49 में बोलना अनन्या, सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बिल्कुल बढ़िया। ओल्डेस्ट बुक ऋग्वेद, सबसे बाद में कौन सी बनी? अथर्ववेद। सीक्वेंस में लिखा हुआ है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस में लिखा है बच्चों? ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कितने मंडल है टोटल? 10। 10 मेरा क्वेश्चन फिर दोबारा, मेलोडी बुक किसे बोलते हैं अनन्या? सामवेद। ऋग्वेद, हैं क्या बोला है? यजुर्वेद। अरे भैया मेलोडी बुक भैया सामवेद। सामवेद। हाँ अरे भैया भूल कैसे गए? भी पीछे इसी पेपर में तो डिस्कस करा है। तारे रिचुअलिस्टिक। गामा। हाँ अरे रिचुअलिस्टिक बुक। भैया अथर्ववेद। अरे बात समझ में आ रही है? मैंने कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, बहुत सारी बातें बताई थी। हाँ भैया यजुर्वेद सर। यस, हाँ, यजुर्वेद। यजुर्वेद बिल्कुल ठीक बोला है जी, यजुर्वेद। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष याद आ रहा है कुछ, क्या होता है? चांद का घटना बढ़ना। हाँ घटना बढ़ना। तो चलते हैं जी आगे। अथर्ववेद बोले तो यंत्र तंत्र मंत्र की बातें हो रही हैं जी। आगे चलते हैं जी भैया, हिस्ट्री पर आ रहे हैं। होम रूल मूवमेंट की बात शुरू करी थी। पूरे हिंदुस्तान में होम रूल लीग एक संगठन बनाया गया। इस संगठन को लीड करा था दो लोगों ने। महाराष्ट्र में कौन लीड कर रहा है बच्चों होम रूल मूवमेंट? बाल गंगाधर तिलक। बाल- वेस्ट ऑफ इंडिया एनी बेसेंट। एनी एनी बेसेंट। बेसेंट। तो पूरे हिंदुस्तान में मूवमेंट चलाया गया कि हम अपना शासन खुद करेंगे। और इस होम रूल मूवमेंट के चलते हिंदुस्तान में इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। दो पार्टियां बनाई गई थी। मालूम है किसी को? तो सुरभि से पूछ रहा हूँ। इलेक्शन में दो पार्टियां थी पूरे हिंदुस्तान में, नाम बता सकते हो? स्वराज पार्टी। और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। दो पार्टियां थी पूरे हिंदुस्तान में। इलेक्शन हुआ, स्वराज पार्टी एंड मुस्लिम लीग। ऑलमोस्ट सभी जगह से स्वराज। अच्छा, स्वराज पार्टी लीड कौन कर रहा था? इनके हेड कौन थे? सीआर दास। बढ़िया, पूरा नाम बता दो। देशबंधु। नहीं देशबंधु पूरा नाम नहीं, वो तो इनका टाइटल है, इनके नाम के साथ लगता था। अरे सीआर दास का पूरा नाम नहीं बताया, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। और लोग इनको इनके नाम के साथ क्या बोलते थे? फेमस थे ये। जैसे गांधी जी को बोला जा रहा है बापू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला जा रहा है चाचा जी। अरे मौलाना आजाद को क्या बोला जाता था बच्चों? रेड पार्टी वाले, रेड शर्ट की फॉलोअर्स रेड शर्ट पहनते थे। मैंने नाम बताया था इनका, फ्रंटियर। बोल नहीं रहा बच्चों कोई भी। फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी। अब्दुल गफर खान को बोलते थे फ्रंटियर ऑफ गांधी। हाँ फ्रंटियर गांधी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। तो इस तरह से निकले में। अरे आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र। चंद्र बोस। बढ़िया जी। तो दोनों पार्टियों ने पार्टिसिपेट करा था। स्वराज पार्टी जीती थी। सीआर दास, चित्तरंजन दास, जिसे क्या बोला जाता था? टाइटल क्या बोला है बच्चों? देशबंधु। देशबंधु बोला जा रहा है। तो ये लीड कर रहे थे। इनको एडमिनिस्ट्रेशन की सीटों पे तो बिठा दिया, लेकिन इनको पैसा खर्च करने के लिए सरकार ने गवर्नर जनरल एंड वायसराय ने फंड ही सेंक्शन नहीं करे, जिसके चलते जल्दी ही इन्होंने समझ लिया कि ये सिर्फ हमें पपेट गवर्नमेंट की तरह यूज करना चाह रहे हैं, और इन सब ने रिजाइन कर दिया। और यहाँ शुरू हो रहा है मूवमेंट, और जिसमें गांधी जी अब फ्रंट लाइनर आ रहे हैं। तो गांधी जी का खेल शुरू करना चाह रहे हैं बच्चों। ये डिस्कशन हमारा हो गया था।
एंटी रॉलेट एक्ट आप लोगों ने बताया था, रॉलेट एक्ट पास कर दिया, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना कोर्ट में उनके बिना कोर्ट में ऑर्डर पास करे उनके खिलाफ सजा सुनाई जा सकती है, ट्रायल की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने रूल पास कर दिया, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान में एंटी रोलेट सत्याग्रह चला। और यहाँ पर मैंने कहानी सुनाई थी, सैफुद्दीन किचलू को, सत्यपाल को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई। जनरल डायर का नाम याद रखना है, और वो जब इंग्लैंड भेज दिए गए तो उन्हें सरदार उधम सिंह ने मार दिया। यहाँ महात्मा गांधी ईरा, भैया महात्मा गांधी से रिलेटेड सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो किस पुस्तक से, किस आदमी की पुस्तक से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ, भैया बैरिस्टर बन के आए थे, घर में ऑलरेडी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो कौन सी बुक्स ने उन्हें मोटिवेट करा? मैंने लिखा हुआ है बच्चों, अनन्या नजर आ रहा है, पुस्तक अनटू द लास्ट, Yes, sir. रिटन बाय जॉन रस्किन। इसने इन्हें, इस पुस्तक ने इन्हें इन्फ्लुएंस करा और फिर वो देश के प्रति उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। महात्मा गांधी ने ये डिसीजन इसलिए लिया था शायद कुछ कि साउथ अफ्रीका में उनको नहीं, कोई बुलेट कर दिया था किसी ने शायद। साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने ये पुस्तकें पढ़ी थी तो मोटिवेट हो गए, तो फिर वो उसी तरह के, उन्हें कहीं पर भी कोई लगता कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो उसके खिलाफ खड़े होने लग जाते। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही विद्रोह कर दिया था। काले गोरे का भेद होता है वहाँ, आज भी होता है बच्चे। आपने अभी पीछे मैंने बात करी थी, वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम बता दो। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। तो वहाँ काले गोरों के लेकर झगड़ा तो रहता ही है। सब ऐसा कुछ उनका ह्यूमिलेशन से रिलेटेड सेल्फ रीजन नहीं है इंडिपेंडेंस को परस्यू करने का? भाई किताबों में तो कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, हिस्ट्री में भी कहीं मेंशन नहीं है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो चंपारण की बात कर रहे हैं जी। अरे ये डिस्कशन तो हो गया था बच्चों, हिना हो गया था चंपारण। यस सर। यस सर। तो चंपारण में इंडिगो के लिए बाउंड करा था अंग्रेजों ने। तीन कटिया सिस्टम, तीन कटिया का मतलब बता दिया है, अगर जमीन के 20 टुकड़े करो तो उसके 3 हिस्सों पर कंपलसरी है नील की खेती करना। वो ड्रॉबैक है, जमीन बंजर हो जाती थी, तो किसानों ने मना करा, अंग्रेजों ने कहा करना पड़ेगा, गांधी जी ने रिवोल्ट चलाया और ये तीन कटिया सिस्टम अबॉलिश हो गया। गांधी जी यहाँ फेमस होने जा रहे हैं, नेशनल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अहमदाबाद, कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बता रहा हूँ जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में उन्हें एक्सेप्ट किया गया। अहमदाबाद में मिल ओनर से एक्स्ट्रा पैसा मांगा गया, प्रॉफिट हो रहा था, 8 आवर्स की 3 शिफ्टें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कराया जा रहा था मिल वर्कर से। उन्होंने पैसा देने के लिए, बोनस देने के लिए मना कर दिया, तो महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करने के चलते 35% उनका पैसा इंक्रीज हो गया, फेमस हो गए वो अहमदाबाद में। खेड़ा में फेलियर ऑफ क्रॉप, अब सरकार ने लैंड रेवेन्यू इम्पोज कर दिया, टैक्स लगा दिया और वहाँ की फसल चौपट हो गई। तो वहाँ के किसान कह रहे थे फसल तो है ही नहीं, लगान कहाँ से देंगे। तो महात्मा गांधी ने वहाँ फाइट करी और कहा कि हम अनशन पर बैठ रहे हैं और जब तक हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम लोग अनशन छोड़ेंगे ही नहीं। तो गवर्नमेंट बैकअप कर गई और इस 3 इंसिडेंट्स की वजह से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी फेमस हो गए। खेड़ा सत्याग्रह, अरे खेड़ा कौन सी स्टेट में कोई बता सकता है? खेड़ा पूरी क्लास? गुजरात। बढ़िया। तो गुजरात में अहमदाबाद का इंसिडेंस और चंपारण, बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में खबर पहुंच गई। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये नीचे लिखे में, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक याद कर लो बच्चों, कहां पर बोलते चलो जी? अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ। फर्स्ट सिविल, ये बच्चों पूरे देश का नहीं है, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंट, पूरे देश में तो बाद में आ रहा है सीडीएम और एनसीएम। अरे एनसीएम बोले तो, एनसीएम बोले तो नॉन कॉपरेशन और सीडीएम बोले तो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, वो पूरे देश में बाद में चला है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कहानी बता चुका हूं मैं अंग्रेजों के खिलाफ कि हम अंग्रेजों की बातें नहीं मानेंगे। ऑल इंडिया, पहला महात्मा गांधी का ऑल इंडिया सत्याग्रह, जहां पर वो इस सत्याग्रह से महात्मा गांधी 1919 में पूरे देश में फेमस हो गए थे। क्या? एंटी रॉलेट सत्याग्रह। क्या नाम है बच्चों? एंटी रॉलेट सत्याग्रह, पूरे देश में फेमस हो गए थे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला कौन सा था बच्चों? खेड़ा सत्याग्रह। आईना याद हो गया। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी की अहमदाबाद, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चंपारण, पूरे देश में नेशनल पॉलिटिकल लीडर
फेमस हो रहे हैं यहाँ पर किसके थ्रू? 1919 एंटी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। आयना, अनन्या बात क्लियर हो रही है बच्चे? Yes, sir. अरे दीपांशु, संडे को एक मैसेज छोड़ देना, ये मॉडर्न इंडिया भी भेज दूंगा पीडीएफ। दीपांशु, Okay, sir. हाँ। ओके सर। फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम बताओ पूरी क्लास, याद करा हुआ है सबने? 1914 to 18. तो इस टाइम पर जर्मन पर कब्जा कर लिया। जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिलके लड़ रहे हैं। यहाँ पर टर्की, टर्की के हेड को क्या बोलते थे? खलीफा। अरे क्या बोलते थे बच्चों? खलीफा। खलीफा। खलीफा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, उनकी पोस्ट खत्म कर दी, वहां कब्जा कर लिया। तो खलीफा को पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सब अपना हेड मानते हैं, हेड मानते हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या है बच्चों? खलीफा। तो उनको इस बात के खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा कि हमारे खलीफा को वापस अपनी पोजीशन पर बिठाओ, और जब तक नहीं बिठाओगे हम आपके अगेंस्ट है और आपकी खिलाफत करते हैं। इसी को बोला जा रहा है। अरे क्या बोलेंगे? मूवमेंट का नाम बताओ, देखो नीचे लिखा है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, मैं मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ। ये खिलाफत मूवमेंट क्या है? खलीफा को गिरफ्तार कर लिया था, उनकी पोजीशन खत्म कर दी थी, वहां पर कब्जा हो गया था ब्रिटेन का। तो हमारी खलीफा की पोजीशन को वापस लाओ, उनको वापस बिठाओ गद्दी पर। इस बात के लिए पूरी दुनिया में ही हुआ था। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मूवमेंट छेड़ दिया, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अभी तक अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग बनाई है। खिलाफत मूवमेंट, यहाँ खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया। इसके साथ साथ ही हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के ने पूरे देश में क्या शुरू कर दिया बच्चों? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये दोनों मूवमेंट एक साथ मर्ज हो गए। ये दोनों मूवमेंट एक साथ मर्ज हो गए, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्लियर हो गया अनन्या? Yes, sir. दोनों में एजेंडा क्या था? स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही है, इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट किया जा रहा है, अंग्रेजी चीजों की होली जलाई जा रही है, बाइकॉट चल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ने की। मतलब इस मूवमेंट में था क्या, करना क्या था? तो या तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या ये मार्च निकाल रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा इंडिजिनस गुड्स को यूज करने को फोकस किया जा रहा है और अंग्रेजी चीजों को यूज करने के लिए मना किया जा रहा है और उसकी होली जलाई जा रही है। यहाँ मैंने पीछे बताया था बाल गंगाधर तिलक ने मित्र मेला जैसे कार्यक्रम, अरे पीछे बताया था बंगाल में क्या शुरू हो गया? देवी पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। और ऐसी महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी। गणेश गणेश चतुर्थी। चतुर्थी। इस तरह के सेलिब्रेशन करके लोगों को यूनाइटेड। अरे लोग लड़ते थे ना आपस में, और दुनिया भर के भगवान इकट्ठे हो चुके हैं, रिचुअलिस्टिक पैटर्न से बटे हुए थे लोग, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का काम चलता था। तो इन मित्र मेलाज के द्वारा तिलक स्वराज्य फंड की घोषणा, 1 करोड़ रुपया उस जमाने में इकट्ठा हो गया था महाराष्ट्र से मूवमेंट को चलाने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने के लिए। तो काम क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का? बाइकॉट ऑफ स्कूल, स्कूल नहीं जाना, कॉलेजेस नहीं जाना, कोई पोस्ट है आपके पास, गवर्नमेंट पोस्ट है, उससे रिजाइन कर दो। और इस टाइम सीआर दास, बच्चों सीआर दास मैंने भी बताया था कौन सी पार्टी चला रहे थे? अच्छा स्वराज पार्टी नहीं, अभी इलेक्शन नहीं हुए, ये बात तो 1920 की चल रही है, इलेक्शन इसके बाद हुए। तो सीआर दास, पूरा नाम चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ, जल्दी बोलो जी, फादर ऑफ, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल दोनों नेहरू। के दोनों बैरिस्टर थे। अरे बैरिस्टर बोले तो एडवोकेट। इन्होंने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। इसके बाद ये एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। अब इसके बाद पार्टी बन रही है स्वराज पार्टी, इलेक्शन लड़ा जा रहा है 1925 में इलेक्शन जीता जा रहा है। ये बात की बात है, अभी पहले मैं एनसीएम पूरा करूंगा। 1925 में इलेक्शन जीता जा रहा है सीआर दास के लीडरशिप में, और उसके बाद इन्हें लगा कि भैया ये तो सरकारें हमें फंड ही नहीं दे रही, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे अपने देश के लिए। तो इन सब ने रिजाइन कर दिया और फिर अगला सीडीएम शुरू होगा। सीडीएम बोले तो बच्चों सिविल सिविल डिसोबीडियंस डिसोबीडियंस वो उसके मूवमेंट। बाद शुरू हुआ, उसके बाद शुरू हुआ, उससे पहले बीच में इलेक्शन कैंपेन चला था। तो यहाँ सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने इस एनसीएम में लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। चरखा फेमस हो गया। अरे चरखा समझते हो ना, जिसमें कॉटन
कॉटन का धागा तैयार किया जाता है और फिर उससे हिंदुस्तान में हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को प्रमोट करने की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया जा रहा है, और बेशक अपनी क्वालिटी क्लोथ की हल्की हो लेकिन उसको यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। जेल भरो आंदोलन की बात होने लग गई कि जितने मर्जी लोगों को भरो। अरे अहिंसा की बात हो रही है ना महात्मा गांधी के द्वारा कि भैया कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल। दीपांशु बात समझ में आ रही है? हाँ यस भैया। सर। तो ऐसी बात करी जा रही है, जेल भरने की बात करी जा रही है कि आप हमें लो और गिरफ्तार कर लो। तो खादी को फोकस किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, चरखे को जगह जगह सड़कों में ये सब लोग धरना प्रदर्शन करते, चरखा लेके बैठ जाते। सूत सूत समझते हो ना हिंदी में, सूत काटने का काम। जल्दी जल्दी बोलो जी। अरे वो जो चरखा होता है, अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। वो कुछ ऐसा मशीन सी होती है ना ऐसे, फिर उसमें वो सूत बनाने की मशीन। ये क्लियर हो गया बच्चों? कॉटन कॉटन बनाने का काम वो जगह जगह लेके कॉटन से धागा बनता है ना, कॉटन से यान बनता है हाँ चरखे यान, में। तो वो यान जो बनाते थे, इस सामने जो मैंने मशीन बनाई है चरखा, इससे जो यान बनता था वो बहुत हल्की क्वालिटी का होता था। मशीन तो यूज कर नहीं रही है, हल्की क्वालिटी का होता था, कहीं से पतला होता था कहीं से मोटा होता था। उससे फिर जब कपड़ा बनता था तो वो कपड़ा भी बहुत मजबूत नहीं होता था। फिर भी ये कह रहे हैं कि इंडिजिनस गुड्स को यूज करो, जबकि मिल के बनाए हुए कपड़े की लाइफ बहुत ज्यादा होती थी, कॉस्ट बहुत कम होती थी। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। लेकिन यहाँ घटना क्या घटी? एनसीएम शुरू हो चुका है बच्चों। एनसीएम में खिलाफत मूवमेंट मर्ज हो चुका है, रीजन में सुना चुका हूँ। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बात हो रही है, स्कूल कॉलेजेस में जाने से मना किया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ने की बात हो रही है, स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, बाइकआउट किया जा रहा है अंग्रेज की बनाई हुई चीज़ों का। और यहाँ पर ये मूवमेंट चल रहा था, अचानक महात्मा गांधी को गुस्सा आया और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया। कारण मैंने नीचे लिख दिया है, जगह का नाम चौरी चौरा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? गोरखपुर। कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। वहां पर गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, तो वहां पर लाठी चार्ज हो रहा था। अरे लोग पीसफुली मार्च निकाल रहे थे, लाठी चार्ज हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों को चोटें आ गई, ऊपर शहीद हो गए कुछ लोग। तो उनको गुस्सा आ गया और भीड़ ने जाकर पुलिस थाने में आग लगा दी, तोड़फोड़ कर दी। तो महात्मा गांधी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा अभी देश किसी भी प्रकार के मूवमेंट के लिए तैयार नहीं हुआ और हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ करते हैं। अरे क्लियर हो गया हिना? यस सर। तो 1920 में शुरू हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, एक साथ मर्ज हो गए। दोनों मूवमेंट के रीजन अलग अलग थे, लेकिन 2022 में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया बाय महात्मा गांधी। पूरे देश में पॉलिटिकल लीडर सबसे बड़े उस टाइम पर कौन हो चुके हैं? महात्मा गांधी। क्लियर है बच्चों? आसिफ? हाँ भैया। अब रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। मॉडरेट्स का रोल खत्म हो चुका है 1905 के बाद। अरे याद है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट चल रहे थे अप टू 1905। उसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ और मॉडरेट्स का काम खत्म हो गया, लाल बाल पाल फेमस हो गए। लाल बाल पाल याद आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। यस सर। एक्सट्रीमिस्ट चल रहे हैं। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या? बस ये मार्च निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स को छोड़ने की बात कर रहे हैं, बस इस तरह की बातें चल रही हैं। बंदूकें उठाने की बात नहीं हो रही। और पुलिस आती थी तो ये अपनी गिरफ्तारी दे देते थे जेल भरो आंदोलन के नाम से कि हमको जितना मर्जी आप जेल में भरो। तो रेवोल्यूशनरी ग्रुप कौन है? जिन्हें अंग्रेज आतंकवादी बोल रहे हैं, जिन्होंने बंदूकें उठाई अंग्रेजों के खिलाफ। हम उन्हें देश के फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं और अंग्रेज उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स की बात कर लेते हैं जी। 1908 रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस अटेम्प्ट टू मर्डर मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड। कहानी बताऊं क्या? थोड़ा हिंट दूं क्या? क्या है ये, क्यों मारा इनको? जल्दी जल्दी बोलना है जी। यस सर। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, दो लोगों के नाम याद कर लो, हिंदुस्तानी थे। इन्होंने एक अंग्रेज जज को गोली मार दी। वो जज जब भी फैसले करता था तो बिल्कुल सेम जुर्म कराया अंग्रेजों ने तो उनकी सजा माफ कर देता था। हिंदुस्तानी वही जुर्म करता था तो उनको बहुत ज़्यादा दंड देता था। तो डिस्पैरिटी रखी जाती थी, जिसके चलते प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उनका कत्ल कर दिया। ये क्लियर हो गया? चलूँ बच्चे आगे? यस सर। कुछ मेजर इंसिडेंट्स बोल देता हूँ। बम थ्रोन एट वॉइस हार्डिंग बाय रास बिहारी बोस। अच्छा, अरे दिल्ली में अनन्या आपने
लेडी इरविन हॉस्पिटल का नाम सुना है? Yes, sir. इसका इसका आजकल नाम क्या है मुझे, हाँ सुचेता, इसका नाम आजकल है सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल। अरे किसी को पता है बच्चों सुचेता कृपलानी Yes, हॉस्पिटल sir. या लेडी इरविन हॉस्पिटल सीपी, सीपी के अंदर है? बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Sir, Lady Harding different है इससे या सेम ही है? एक ही बात जो है। लेडी अरे अंग्रेजों के टाइम पर इस हॉस्पिटल का नाम लेडी हार्डिंग था। आजकल अगर वहां बाहर बोर्ड लगा हुआ देखेंगे तो वो बोर्ड क्या लगा हुआ है, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल भी बोल देते हैं, सुचेता कृपलानी भी बोल सकते हैं, लेकिन आज वहां जो बोर्ड लगा रखा है वो सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल लगा रखा है। क्लियर है बच्चों? सीपी के अंदर। अनन्या Yes, sir. बच्चों उस जमाने में गवर्नर जनरल, 1912 की बात होती है, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। दीपांशु बात समझ में आ रही है? लॉर्ड हार्डिंग yes. वो अपनी, अरे जैसे राजा महाराजा अपनी सवारियां निकालते थे हाथी पर और पीछे से उनकी आर्मी चल रही होती थी, तो लॉर्ड हार्डिंग अपनी वाइफ लेडी हार्डिंग के साथ हाथी पे बैठे हुए सवारी कर रहे थे और पीछे से आर्मी चल रही थी, जुलूस निकल रहा था उनका। एग्जैक्ट उसी जगह जहाँ हॉस्पिटल है। अनन्या बात समझ रहे हो? जहाँ हॉस्पिटल है उसी रोड से। Yes, sir. और वहां पर उनके ऊपर रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने बम फेंक दिया, बम फेंक दिया। मजे की बात, हाथी मारा गया, लेडी हार्डिंग मारी गई, लॉर्ड हार्डिंग बच गए। अरे बात समझ में आई बच्चों? दीपांशु, Yes, sir. लॉर्ड हार्डिंग बच गए, लेडी हार्डिंग वहां मारी गई, तो उन्हीं की याद में वहां हॉस्पिटल बनाया गया। जब तक अंग्रेज रहे हॉस्पिटल का नाम लेडी हार्डिंग, अंग्रेजों के जाने के बाद उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया और नया नाम क्या रखा बच्चों? जल्दी बोलो। सुचेता सुचेता। कृपलानी। सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल। तो वापस आ जाते हैं, तो वहां बम फेंका था जी, सचिन सान्याल एंड रास बिहारी बोस। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। फॉरेन कंट्री की बात, अरे गदर पार्टी का नाम सुना है कभी आपने? गदर पार्टी, जल्दी जल्दी बोलना है। अरे सुरभि, नहीं भैया। सुरभि, नो सर। फॉरेन कंट्री में, अरे हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में जाकर जॉब कर रहे थे, आज भी करते हैं, तब भी करते थे, बिजनेस करते थे। तो फॉरेन कंट्री में कनाडा की बात, ये कभी पढ़ा है सुरभि आपने? कुमार गाटू मारू इंसिडेंस। सुरभि, सर याद नहीं है। अच्छा थोड़ा इंसिडेंस बता देता हूँ जी। फॉरेन कंट्रीज में हिंदुस्तानी जाके वहाँ जब जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारा फंड कमा रहे हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ वो वहाँ पर मूवमेंट चला रहे हैं। मूवमेंट का नाम उन्होंने पार्टी बना ली फॉरेन कंट्रीज में। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कनाडा की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पार्टी बनाई गदर पार्टी, और उन्होंने मूवमेंट फंड्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए, हिंदुस्तान में भेजने शुरू कर दिए, ताकि हिंदुस्तान में लोगों को असला बारूद मिल सके और वो अंग्रेजों के खिलाफ और ज़्यादा तरीके से एकजुट हो सकें। तो कनाडा में, अमेरिका में हिंदुस्तानियों ने गुट बना लिए, गदर पार्टी। गदर पार्टी क्या नाम बोला है बच्चे? गदर पार्टी। और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स निकालने लग गए। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आता, क्या लिखा है बच्चों? अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अरे हिंदी तो समझ में आती होगी। हाँ Yes, भैया। sir. तो बच्चों इस मूवमेंट से ना अंग्रेज बड़े परेशान हो गए। गदर पार्टी बना ली फॉरेन कंट्रीज में, फंड्स था उनके पास, अमीर हो चुके थे वो। उन्होंने मैगजीन्स निकालनी शुरू कर दी, न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए, फ्रंट पेज पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कुमार गाटू मारू एक जैपनीज शिप है, एक जैपनीज शिप है, वो यहाँ से हिंदुस्तान से, अरे उस जमाने में भी बड़ा क्रेज था कनाडा में जाके नौकरी करने का, आज भी बड़ा क्रेज है, पंजाब के लोगों को बड़ा क्रेज है। किसी भी तरीके से लीगल इलीगल किसी भी तरह अमेरिका पहुंच जाओ, कनाडा पहुंच जाओ और नौकरी कर लो, वहाँ की पीआर। अनन्या बात समझ में आ रही है? पीआर, कनाडा में पीआर होती है। Yes, sir. तो वो पीआर मिल जाए ना मिले तो वहाँ अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो पंजाब वालों का उस जमाने में भी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होता था, आज भी बहुत ज़्यादा है। अरे आजकल भैया? हाँ बोलो। भैया फॉरेन एमबीए डिग्री की इंडिया में वैल्यू कम होती है। फॉरेन, दोबारा बोलना। भैया फॉरेन एमबीए डिग्री की इंडिया में वैल्यू कम होती है। देखो एमबीए की डिग्री हिंदुस्तान में अगर टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन से करो तो जॉब अपॉर्चुनिटी 1 लाख से ज़्यादा, मतलब कंपलसरी 100% प्लेसमेंट है। इसके अलावा हिंदुस्तान में ही 5000 यूनिवर्सिटी हैं, 5000 यूनिवर्सिटीज है एमबीए कराने वाली। मैं कह रहा हूँ टॉप 5 टॉप 10, अगर मैं टॉप 50 भी बोलूँ तो फिर लगता है कि कुछ काम का मामला है। इसके अलावा तो बाकी सब सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं, उसके बेसिस पर सीधा आपको जॉब मिल जाएगी
बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। जॉब में आप हैं, आपकी प्रमोशन हो जाए, ये फिर भी पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो हिंदुस्तान के बाहर वालों को तो फिर कौन पूछेगा? अच्छा भैया, अगर मतलब फॉरेन कंट्री से एमबीए करे और इंडिया में जॉब करे तो? नहीं नहीं, अब देखो बात ना, अब ये अधूरी बात है। फॉरेन कंट्री में वो किस यूनिवर्सिटी से चल रहा है। अगर मैं टॉप मोस्ट 5-7 यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है, वैल्यू है, और इमीडिएटली जॉब मिलेगी। लेकिन नॉट जैसे हिंदुस्तान में मैंने कहा 5,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से टॉप 50 कुछ लायक हैं, टॉप 5 तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ उस डिग्री को लेकर इमीडिएटली जॉब है, 100% प्लेसमेंट। आपको डिग्री बाद में मिलती है, जॉब पहले लग जाती है। अगर मैं टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की बात करूं, अरे दिल्ली में मालूम है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कराता है। यस सर। तो इन टॉप 5 में से एक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एफएमएस। एफएमएस समझते हो? यस सर। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज। तो वो सर ये एमबीए से कोर्स होता है कुछ? एमबीए का कोर्स होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं टॉप 5 की बात कर रहा हूँ। डिग्री बाद में मिलती है, जॉब उससे पहले हाथ में आ जाती है। मिनिमम पे स्केल की बात करूं तो 15-20 लाख रुपया मैं बोल रहा हूं मिनिमम, 40-50% वालों को मिलता होगा। तो ऐसा कहना कि भैया यहाँ की डिग्री की वैल्यू नहीं है, बाहर की डिग्री की, वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है, और रेगुलर कोर्स होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डेंस की बात नहीं होती है, उतनी वैल्यू नहीं होती। आप जॉब पर है, कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकती है। क्लियर है बच्चे? आसिफ? हाँ भैया। तो वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी। तो वापस आ जाते हैं जी। अरे कनाडा में आजकल कौन है हेड? जल्दी। जस्टिन ट्रूडो। हाँ, अभी अभी उन्होंने पीछे माफी मांगी है इस बात को लेकर, जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कुमार घाटू मारू, ये एक शिप है, जैपनीज शिप है। तो यहाँ से हिंदुस्तान से बहुत सारे सिख, सबसे ज़्यादा सिख थे, 90% सिख थे उसके अंदर, शिप के अंदर। कनाडा, वो शिप कनाडा जा रहा था, तो वहाँ पर वो चाहे वो लीगल तरीका हो चाहे इलीगल तरीका है, उसमें 90% सिख से पंजाब के लोग थे। वो यहाँ से गए वहाँ पर ब्रिटेन ने कनाडा वालों को कह दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया कि भैया यहाँ तो ये लोग पैसा कमा कर ना हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप इनको एंट्री मत दो। मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, चीज़ें बहुत सारी थी तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, तो मना कर दिया। तो इस शिप से लोगों को उतरने ही नहीं दिया, और उन्होंने, कनाडा की आर्मी ने बाय फोर्स इसे वापस भेज दिया। 2 महीने तक शिप रहा वहाँ पर कि किसी भी तरह वहाँ पर इनकी लैंडिंग हो जाए। दीपांशु बात समझ में आ रही है? कुमार घाटू मारू, यस सर। इस शिप की लैंडिंग हो जाए, और वो वहाँ, लेकिन वो आर्मी ने मना कर दिया। कुल मिला के वहाँ से वापस आ गए। उनकी इच्छा नहीं थी किसी की भी वापस आने की, बट उन्होंने 2 महीने तक वेट करने के बाद वापस आए। कोई भी वापस पंजाब नहीं जाना चाहता था। जैसे ही वापस आए तो अंग्रेज बड़े खफा थे। खफा समझते हो बच्चों? गुस्से में थे कि वहाँ पर ये हिंदुस्तानी जाकर पैसा कमा के और हमारे खिलाफ फंड इकट्ठा कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और न्यूज़पेपर्स निकाल रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं फ्रंट पेज पर, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो ये बड़े गुस्से में थे। तो जैसे ये वापस आया शिप, तो उन्होंने हिंदुस्तान में इस शिप के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, दुनिया भर का। गोलियां चला दी, बहुत सारे लोग मार दिए। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? अब वो इंसिडेंट्स, अलग अलग स्टोरीज है हिस्ट्री की बुक में कि ये अपने पुस्तकों को पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे, और अंग्रेजों ने इनको दखल दिया तो लड़ाई झगड़ा हो गया, 22 लोग मारे गए, वगैरह वगैरह। दीपांशु बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। बाय प्रेशर अंग्रेजों ने इन्हें वापस भेज दिया, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो पूरी दुनिया में ये इंसिडेंट्स फेमस हो गया था, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने माफी मांगी है कि ये जो हमने करा था ये ठीक नहीं करा था। 2 महीने तक शिप वहां खड़ा रहा और उनको वहां लैंड नहीं करने दिया गया। क्लियर है बच्चे? दीपांशु? यस सर। तो इस तरह के इंसिडेंट्स चल रहे थे बच्चों। गदर पार्टी लीड कर रही थी फॉरेन कंट्रीज में। ये कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन बनी, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। इनमें कौन कौन नाम चल रहे हैं? सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। अरे एक ट्रेन को इन्होंने लूटा था जहां असला बारूद और बहुत सारा पैसा जा रहा था अंग्रेजों का। ट्रेन का नाम 8 डाउन ट्रेन, यहाँ लिखा नहीं है बच्चों। अरे ट्रेन का नाम क्या है, जल्दी बोलो। 8 डाउन ट्रेन। जगह जहां पर ये लूटपाट हुई थी, काकोरी स्टेशन के पास। काकोरी जगह का नाम है बच्चों। अरे क्लियर है बच्चों? यस सर। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी
ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद कर दो, लीड बाय सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एंड जोगेश चैटर्जी। राम प्रसाद बिस्मिल फेमस है, नाम पता होगा। सचिन सान्याल, इन्होंने काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया, उनका असला बारूद और पैसा ले लिया। अगली बात, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इनमें जो मेजर रोल था वो किसका था? चंद्रशेखर आजाद का। अरे बच्चों याद है, इलाहाबाद के एक पार्क में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। चंद्रशेखर आजाद को बच्चों जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सका, सुना होगा आपने। Yes, sir. तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फेमस केसेस बस एक बार जल्दी जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर कॉन्स्पायरेसी केस मैं बता चुका हूँ, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी ने वहाँ के जज को गोली मार दी। दिल्ली कॉन्स्पायरेसी केस मैंने बता दिया, सचिन सान्याल, रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, लेडी हार्डिंग मारी गई थी। अनन्या क्लियर है? लेडी हार्डिंग, और वहाँ हॉस्पिटल बनाया गया। Yes, sir. मेजर केसेस मैंने लिख दिए हैं सामने अलग से। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस समझ जाओ, काकोरी जगह का नाम है, यहाँ पर एक ट्रेन लूटी थी, ट्रेन का नाम देखो लिख दिया, 8 डाउन ट्रेन लूटी थी। और किसने अरे जल्दी बताओ नाम, अशफाकुल्ला खान, सचिन सान्याल एंड राम प्रसाद बिस्मिल ने ट्रेन लूटी थी। लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस, ये लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस, अरे लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाने का आदेश किसने दिया था? नाम बताओ जल्दी से, मैंने बताया था आपको, देखो सामने लिखा हुआ है, सैंडर्स। लाला लाजपत राय पीसफुल मार्च निकाल रहे थे, लाठियां चलाने का आदेश दिया किसने? सैंडर्स ने। तो गुस्से में आकर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ने गोली मार दी थी सैंडर को। क्लियर है बच्चों? लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस। दीपांशु? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मेजर एरिया। एक और अंतिम बात बोलना चाह रहा हूँ, मैंने मेजर एरिया सामने अलग से लिख दिया है। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पायरेसी, दिल्ली कॉन्स्पायरेसी, काकोरी में ट्रेन लूटी गई है, लाहौर में सैंडर को गोली मारी है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने। सैंडर कौन था? जिसकी वजह से लाला लाजपत राय मारे गए थे। मेरठ कॉन्स्पायरेसी केस, मेरठ कॉन्स्पायरेसी केस, यहाँ असेंबली चल रही थी, असेंबली में भगत सिंह और बटू केशवर दत्त पहुंच गए और उनका उद्देश्य बच्चों किसी का कत्ल करना नहीं था, उन्होंने वहां बम का धमाका करा और बम के धमाके के बाद वो चाहते तो भाग सकते थे। वो पंपलेट समझते हो बच्चों? पर्चे, पंपलेट। Yes, sir. Yes, sir. उन्होंने बम फेंकने के बाद जब वहां भगदड़ मच गई तो भाग सकते थे, वो भागे नहीं, पंपलेट फेंकते रहे और वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। और उनका मकसद ये था कि हम आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं, आप जो मर्जी कानून बनाओ, हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, आप हिंदुस्तान छोड़ के जाओ। तो उन्होंने बम फेंका था कि हम आपकी बातें, डम एंड डीफ, हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे, अब जो मर्जी नियम पास करो। और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था वहां। तो ये फेमस केसेस सामने लिखे हैं, सबके लिए क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ स्वराज पार्टी बन चुकी है 1923 में। अरे कौन लीड कर रहा है जल्दी बताओ? चित्तरंजन दास और उनके साथ उनके फॉलोअर कौन बच्चों? मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है यहाँ पर। स्वराज पार्टी बनाई है। दूसरी पार्टी कौन थी? मुस्लिम लीग। पूरे देश में इलेक्शन हो गए, इलेक्शन ये लोग जीत गए। भैया जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला इलाका है वो और हैदराबाद, इन 3 इलाकों में मुस्लिम लीग की पार्टी जीती थी, रेस्ट ऑफ इंडिया में स्वराज पार्टी जीती। कुल मिला के जो भी लीडर्स है वो सारे हिंदुस्तान में प्रोमिनेंट लीडर्स इलेक्शन जीत गए, सीटों पर पहुंच गए, लेकिन उनको कोई भी फंडिंग नहीं मिली। जल्दी ये बात समझ में आ गई कि वो देश का भला कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आ रहा है गवर्नमेंट से। तो ऐसी कंडीशन में सबने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद शुरू हो रहा है बाय महात्मा गांधी। बोलो बच्चों, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कल की क्लास में हमारा ये मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा, समय की लिमिटेशन बच्चों। अभी क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।